फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 12वीं विषय आपका हिंदी। हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो कुछ नोट है हमारा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन से दिए गए हैं हमारे, पाणिनि, कालीन भारत, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, कालीन भारत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, श्याम सुंदर दास जी, मोहन राकेश, प्रेमचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सहारनपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र नया जीवन और विकास के संपादक थे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, जैनेन्द्र कुमार जी, प्रेमचंद, मोहन राकेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जैनेन्द्र कुमार जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आलोचना कृति की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा नहीं की गई है। पाप और प्रकाश, साहित्य का मर्म, कबीर, साहित्य सहचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ, पाप और प्रकाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कल्पता किस विधा की रचना है। निबंध, कहानी, संस्मरण, उपन्यास। तो कल्पता किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यह एक निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है, अमीर खुसरो कवि है, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि है। किस काल के? आदिकाल के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? साकेत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साकेत की नायिका हैं यशोधरा, उर्मिला, राधा, द्रौपदी। तो साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, भारती, आंसू, साकेत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसू। इसके बाद नेक्स्ट है, अज्ञेय जी को निम्न में से किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद, हालवाद, प्रयोगवाद। तो किसका माना जाता है? प्रयोगवाद का। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा दिया गया, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या लिखा है, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्या है, उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम क्या है। तो इसमें पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो लिख लीजिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम, नर्सिंग होम। इसके बाद इनके लेखक का क्या नाम है। लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो क्या नाम है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, मिश्र प्रभाकर जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में लेखक मदर गौर इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्धा नर्स है। लेखक ने वहां रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितना वृद्ध नर्स है वह उतनी ही अधिक सेवापरायण, कर्तव्यपरायण, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमयी है। एक बार फिर से देख लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या। मदर गॉर्गरेट इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्धा नर्स है।
लेखक ने वहां रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितना वृद्ध नर्स है वह उतनी ही अधिक सेवा परायण, कर्तव्य परायण, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमयी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषाओं भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश की भाषा खड़ी बोली और बंगाल या तृणमूल कांग्रेस की बोली, वहां की सभी जगह की बोलियां भिन्न भिन्न है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? लेखक किस ज्योति को विश्व की सर्वोत्तम ज्योति कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है। सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार की ज्योति। तो लेखक किस ज्योति की बात कर रहा है? सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार की ज्योति। यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके मुस्कानमयी जीवन का चित्रण किया है? तो लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मार्गरेट की मुस्कानमयी जीवन का चित्रण किसका किया है? सर्वाधिक वृद्धा नर्स मार्गरेट के मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया गया है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट और जल्दी मिलती रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौथा है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई प्यारा कुसुम कुमलाता गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल, पग को चूमना चाहती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का क्या नाम है? तो ये पवन दूतिका से लिया गया है। तो इसका शीर्षक क्या है? पवन दूतिका। क्या है? पवन दूतिका। इसका शीर्षक क्या है? पवन दूतिका। लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हें हरिऔध भी कहते थे। तो क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस कविता में राधा और पवन के बीच जो संवाद हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। राधा कहती हैं कि हे पवन, तुम कमल की सूखी पंखुड़ियों को मेरे श्याम, मेरे कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर का है, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डालने के लिए कह रही है? तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों पर डालने के लिए बोल रही हैं। कहाँ डालने के लिए? श्री कृष्ण जी के चरणों पर डालने के लिए बोल रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसी का। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? तो मुरझाए हुए पुष्प की तुलना राधा से की गई है। किससे की गई है? राधा से की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा चूमना चाहती है। कौन चूमना चाहती है? उनकी प्रिय भक्तन राधा चूमना चाहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन देते हुए उन पर प्रकाश डालिए। तो हमने आपके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिया है। आपको किसी और लेखक का यदि आता हो तो लिख लीजिएगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूरा पेपर देख लीजिए पहले, फिर इसके बाद हम बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय।
तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख लीजिए। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृति की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन में निर्देशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डीएलएड की उपाधि से सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को ये वृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। साहित्यिक योगदान हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संवादक एवं उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतन, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मम, बंगला और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं को नवीनता और प्राचीनता का अपूर्ण समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्यिक पर प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्यपति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों के अग्रणी हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीएलएड, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पता। आलोचनाएं सूरदास, कालिदास, लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, सहचर का मर्म। इतिहास है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद लेख, पुनर्व और अनाम दास का पोथा। संपादन किया इन्होंने नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश शासक। अनुसूचियाँ हैं, साहित्य में स्थान देख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रगतिशाली रचनाकार थे। इन्होंने हिंदी के इतिहास में लेखन के नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचनाएं, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य और में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसमें सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय आया। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय देख लीजिए। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी संवत 1957 को प्रकृति की सुरम्य क्रीड़ा स्थली कुमारचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री गंगा दत्त पंत और माता श्रीमती सरस्वती देवी था। ये माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई थी। इसके बाद ये अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात काशी के जय नारायण हाई स्कूल में इन्होंने स्कूल लीविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 में आपने प्रयाग में म्योर सेंट्रल कॉलेज से एफए की डिग्री उत्तीर्ण की। इसके बाद ये स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने लगे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत में इन्होंने पर्याप्त प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए। सन 1957 तक इन्होंने इससे संबंध रहे। इन्हें कला और बूढ़ा चांद
नामक काव्य ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमिका पुरस्कार और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी संवत 2034 ईस्वी में को परलोकवासी हो गए। साहित्य में योगदान देख लीजिए। पंत जी का गंभीर विचारात्मक, उत्कर्ष कवि और मानवता के प्रति आस्था एवं ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभुद्य को नव स्वप्नों की सर्जना की। इन्होंने सौंदर्य की व्यापकता अर्थ के ग्रहण किया, इसलिए उन्हें सौंदर्य का कवि कहा जाता है। रचनाएं देख लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं पंत जी के विकास के प्रथम सोपान, जिनमें छायावादी प्रवृत्ति की सूचना है। वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। वीणा के प्रकृति सौंदर्य में कवि का अनन्य अनुराग व्यक्त है। ग्रंथ में वह प्रेम की भूमिका में प्रवेश करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि बचे हुए पेपर का फुल सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी कमेंट करिए। धन्यवाद स्टूडेंट।